हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जेई मेंस के प्रैक्टिस टेस्ट 1। इससे पहले दो वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 to 5, नेक्स्ट में 6 to 10। आज वो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ है, क्लास है, वो भी सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको पॉज करके करना है, फिर आंसर को मैच करना है। इस क्वेश्चन में बोला गया है द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट। जो कार्बोनेट है उसकी स्टेबिलिटी बतानी है। स्टेबिलिटी का मतलब किस में स्टेबिलिटी? थर्मल स्टेबिलिटी। जब नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि थर्मली स्टेबल बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। जब इसको हम हीट करेंगे, एक कंपाउंड है, दो कंपाउंड लेते हैं, इसको हमने हीट किया, इसको लगा T1 टेम्परेचर, इसको लगा T2 टेम्परेचर। देखिए किस टेम्परेचर पे ये टूट जाएंगे। जिसको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा तो ब्रेक होने में, इसका मतलब वो स्टेबल है, वो जल्दी ब्रेक नहीं हो रहा। तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। जो भी सॉल्ट है, ये कंसेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग का, और सब कंसेप्ट है ये फजान्स रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये याद रखना है कि जब टॉप टू बॉटम जाएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जब भी हमारे पॉली एटॉमिक आयंस होंगे, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा। जो जितना ज़्यादा नीचे एलिमेंट होंगे पीरियोडिक टेबल में, वो ज़्यादा स्टेबल हुआ। क्वेश्चन में है लिथियम फैमिली है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। जो नीचे सीजियम वाला सॉल्ट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा थर्मली। तो आंसर हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर इज ए। अगर एक ही फैमिली में नहीं है, कुछ एस ब्लॉक में फर्स्ट फैमिली का है, कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल है, दोनों अगर अलग अलग है, तो उस वाले केस में कैसे सॉल्व करेंगे? Q/R का रेशो निकालेंगे। Q मतलब चार्ज, एल्कलाइन मेटल पे होता है +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल पे +2। चार्ज बाई रेडियस का रेशो जितना ज़्यादा होगा वो सॉल्ट उतना कम स्टेबल होगा। Q/R मोर, लेस स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हैलाइड। हैलाइड है ये, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में जब हैलाइड बनेंगे, यहाँ पे हैलाइड लिया है हैलोजन, उसमें कितना वाटर का मॉलिक्यूल होगा? वाटर का मॉलिक्यूल डिपेंड करता है कि उसके ऊपर, मेटल के ऊपर कितना चार्ज डेंसिटी है। जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, वाटर के मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा उसमें अट्रैक्ट करेंगे। तो टॉप टू बॉटम सबके ऊपर चार्ज कितना होता है? प्लस होता है, +1। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीजेस तो चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी लेस। चार्ज डेंसिटी कम हुआ तो इसका मतलब है कि उसमें पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा नहीं आके चिपकेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी। तो सबसे पहले लिख लेंगे टॉप टू बॉटम। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसके जो हमने हैलाइड बनाया, क्लोराइड लिया, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कंटिन्यूस डिक्रीज़ होगा, कोई रैंडम डिक्रीज़ होगा। तो लिखेंगे टेंडेंसी ऑफ क्लोराइड हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच है, ग्रेजुअली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। MgCl2 में, NCERT में 6 भी है और 8 भी है, दोनों ही करेक्ट हैं। यहाँ पे है 8, फिर 6, इन दोनों का 6, लास्ट में 2 है। तो ये वाला पार्ट थियोटिकल है, अगर ये पता है तभी कर सकते हैं, इसलिए इसको NCERT से पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसमें बेरियम में है +2, कैल्शियम में है +6, स्ट्रोंशियम में भी 6 है। तो आंसर होगा 1 और 3। तो करेक्ट, इसके करस्पॉन्डिंग हो गया ऑप्शन बी। ये थियोटिकल है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, अगर इसको याद होगा तभी कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, इसलिए NCERT में जो जो लिखे हुए हैं वहाँ से इसको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये वाला चैप्टर पीरियोडिक टेबल का है। ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल चैप्टर का है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ मेंशन है उसके अकॉर्डिंग, जो प्रॉपर्टी मेंशन है उसके करस्पॉन्डिंग बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है आयनर्शिया एंथैल्पी। आयनर्शिया एंथैल्पी का मतलब होता है कि उसको आयन बनाना है। आयन बनाने के लिए उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? आयन बनाने का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन रिमूव, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे? ये भी आयनर्शिया एंथैल्पी है। थर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये Ti नहीं है, यहाँ पे Tl है, थैलियम। Ti टाइटेनियम होता है, एक ही फैमिली में है, यहाँ पे Tl है। आयोनिक रेडियाई। अब 1 बाय 1 देखते हैं। आयनर्शिया एंथैल्पी, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा, एक बार आप लोग भी बोले, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। तो जितना बड़ा साइज होगा एटम का, तो ईजिली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। तो इसका मतलब
आइनर्शियल एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। साइज जितना बड़ा हुआ आइनर्शियल एंथैल्पी कम लगेगी। तो इसका मतलब हम साइज़ का ऑर्डर निकाल सकते हैं आइनर्शियल एंथैल्पी निकालने के लिए। यहाँ पे दे रखा था हमारे पास जितने भी आयन्स हैं सारे आइसो इलेक्ट्रिक है, यानी सबके पास जितने भी आयन्स हैं सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सब में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सल्फ़र को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, क्लोरीन को 1, कैल्शियम को 2 और पोटेशियम को 1। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर लिखें। चार्ज जाने से इलेक्ट्रॉन्स ऐड या रिमूव होते हैं, प्रोटॉन नहीं रिमूव होते। प्रोटॉन सबके लिख लिया। अब प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो वी कैन से जितना प्रोटॉन मोर, न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल होगा, वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। खींचने से क्या होगा, साइज़ डिक्रीज। तो साइज़ का जो ऑर्डर होगा उसका उल्टा हम कह देंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो प्रोटॉन, कैल्शियम का सबसे ज़्यादा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं सब में, तो प्रोटॉन की बेसिस पे कर सकते हैं, ये इनको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। साइज़, एनायन का साइज़ बड़ा होता है और कैटायन का साइज़ स्मॉल। तो सबसे बड़ा साइज़ किसका हो जाएगा, सल्फ़र का, सल्फ़र आयन, और सबसे स्मॉल कैल्शियम का। ये साइज़ है। तो अगर हम आयनर्शियल एंथैल्पी का ऑर्डर लिखें तो उल्टा हो जाएगा, कैल्शियम इज़ मोर देन S2 माइनस। तो यहाँ पे सल्फ़र का ज़्यादा दिया है, यानी ये ऑर्डर रिवर्स होगा। ये आयनर्शियल एंथैल्पी का ऑर्डर नहीं है, ये है आयनिक रेडियाई का, आयनिक साइज़ का। तो ए ऑप्शन रॉन्ग। बी ऑप्शन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन पीरियड के एलिमेंट है, ये सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। आयनर्शियल एंथैल्पी सेकंड पूछा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं रिमूव करना है, पहला रिमूव हो चुका है, उसके बाद रिमूव करके बताना है। तो सबसे पहले एक बार लिख लेंगे, एक बार पहले लिख लेंगे सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। फिर उसके बाद बेरिलियम, यहाँ पे एक्सेप्शन है क्योंकि इसका S2 है, यानी फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। यहाँ पे हाफ फिल ऑर्बिटल है, S2 के साथ साथ P में 3 है। तो जो ऑर्डर है एक बार लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ डिक्रीज़ होती है, साइज़ डिक्रीज़। अभी पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज़। साइज़ कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा, तो यानी इसका साइज़ कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। ये होना चाहिए। पर एक्सेप्शनल केस बेरिलियम एंड नाइट्रोजन, इनके पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी नहीं होता, तो ये दोनों आ जाएंगे एक एक आगे। कितना, ओनली एक एक आगे। तो ऑर्डर क्या हुआ, लिथियम, बोरोन। बेरिलियम बोरोन से आगे हो जाएगा क्योंकि उसका S2 है। कार्बन, नाइट्रोजन होना था बट नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी आगे आ गया। ये आयनर्शियल एंथैल्पी है 1 जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। अब आयनर्शियल एंथैल्पी 2 की बात करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ही कंपेयर करते हैं। नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन क्या होगा, S2 और P3, और यहाँ पे S2 P4। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये P3 हो जाएगा, S2 P1। ये हो गया अब हाफ फिल्ड, और यहाँ पे था ये हाफ फिल्ड। तो वी कैन से कि जितना भी हाफ फिल्ड फुली फिल्ड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट जब पहला निकालेंगे तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आई, एक चला गया, तो नाइट्रोजन का एक जाने के बाद P2 होगा, यहाँ पे P3, ये हाफ फिल्ड हो गया, तो सेकेंड में ऑक्सीजन विल बी मोर देन नाइट्रोजन। तो इसके हिसाब से ऑर्डर लिखेंगे। इस फैमिली में ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो हाफ फिल्ड है, उसको ऐसे ध्यान में रख के इसको करेंगे क्वेश्चंस को बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में जैसे अभी किया है। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वी नो दैट टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता है। टॉप वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, बाद में कम होगी क्योंकि मेटेलिक नेचर ज़्यादा है। बट यहाँ पे एक्सेप्शनल है, एल्युमिनियम की कम होती है, पूरा डायरेक्टली नहीं डिक्रीज़ हो रहा है, एल्युमिनियम बीच में एक्सेप्शन आ गया।
थैलियम, इंडियम, ये डेटा एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है हमें आयनिक रेडियाई, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्युमिनियम। आयनिक रेडियाई का ऑर्डर कैसा होगा? लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे है एल्युमिनियम। तो पहले ये चैप्टर को रिवाइज करेंगे, टॉपिक पर गिवन था स्टार्टिंग में। रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होती है, साइज़ इंक्रीज होगी, नीचे वाले की साइज़ ज़्यादा, और लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ डिक्रीज, ऐसे कम होता जाएगा। इसलिए इन जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उसको हम पहले ऑर्डर में लिखेंगे, कौन किसके नीचे आ रहा है, लेफ़्ट टू राइट अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल। फिर आयंस हैं, जितने आयंस हो, जितना पॉजिटिव होगा चार्ज, जितना चार्ज पॉजिटिव होगा साइज़ उतना कम हो जाएगा। तो उसके हिसाब से इसमें Al3+ है तो इसका साइज़ स्मॉल होगा। पर ये भी याद रखना है एल्युमिनियम नीचे है, बेरिलियम ऊपर है, टॉप टू बॉटम भी साइज़ इंक्रीज है। तो ये इसका डेटा है, अरेंज करना है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आंसर को रिपोर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार पहले रीड कर, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार इसको पॉज करके सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन में जो दिया है उसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन। क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन, मतलब कोई भी रिएक्शन 10% हो गई है तो उसमें जितना टाइम लग रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है 298 केल्विन, 298 केल्विन पे जितना टाइम लग रहा है 10% होने के लिए, उतना ही टाइम लग रहा है 308 केल्विन पे 20% होने के लिए। यानी ये टाइम दे रखा, दोनों का बराबर है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का मतलब ये अरेनियस इक्वेशन में जो आगे का टर्म है ए, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ये वाला पार्ट हमें दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सिंबल ए होता है, यहाँ भी ए दिया है, इसको आप के मान सकते हैं, कोई भी टर्म मान सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद ए की वैल्यू निकालनी है, कब, रेट कांस्टेंट जब 31 के केल्विन टेम्परेचर। तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स है तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लिखा, KT = ln A0/AT। A0 इज ए इनिशियल कंसनट्रेशन, यहाँ पे बहुत सारे ए आ गए हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम लोग मान लेते हैं इनिशियल कंसनट्रेशन, तो सी ले लेते हैं, इनिशियल कंसनट्रेशन और फाइनल कंसनट्रेशन। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, इसके लिए लिखते हैं T 10% ख़त्म हुआ तो इसके लिए इक्वेशन है K 298 केल्विन है, ये 308, अलग अलग टेम्परेचर तो K की वैल्यू अलग होगी, इसको ले लिया है K1। टाइम दोनों का बराबर है तो T = ln 10% ख़त्म हुआ, परसेंट है तो शुरू में मान लेंगे 100, 10% कंप्लीट होने के बाद बचा हुआ है CT, रिमेनिंग 100 बचाएगा। दूसरे इक्वेशन के लिए ये फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं, इसको सेकेंड, टाइम लगेगा सेम, ln 100 है, 25% हो गया तो बचा है 75। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में T बराबर है तो T डिवाइड कर देंगे, T से T कैंसिल, K1 और K2 में रिलेशन आएगा। यहाँ पे K1 K2 में रिलेशन आने के बाद हमें क्या करना है, हमें K निकालना है दूसरे टेम्परेचर पे। ये K1 जो है ये 298 पे है, K2 308 पे है, पर हमें K कौन सा निकालना है, 318, यानी अरेनियस इक्वेशन को यूज़ करना है। अरेनियस इक्वेशन यूज़ करने के लिए ये टर्म पता होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर गिवन है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी गिवन है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, समझना है, फिर एक दूसरे को रिलेट करना है। K1 और K2 में रिलेशन आया तो इस K1 K2 में पुट कर देंगे, टेम्परेचर पता है इन दोनों के करस्पॉन्डिंग, यहाँ से EA की वैल्यू आ जाएगी। K1 K2 हमने लिया है 298 केल्विन और 308 केल्विन पे, तो यहाँ से आया EA की वैल्यू। EA की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, EA की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, EA की वैल्यू को यहाँ पे, EA की वैल्यू पुट करने के बाद जो K चाहिए वो आ जाएगा। दोबारा सुनिए, दोनों दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे टाइम का रिलेशन दिया है, तो टाइम से हम लोग निकाल सकते हैं इन दोनों टेम्परेचर में K का रिलेशन।
यूजिंग दिस रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे EA, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा तो फिर K निकालेंगे किसी भी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पुट करेंगे K आ जाएगा। यहाँ पे इसका डिटेल में सॉल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप पॉज करके देख सकते हैं। फिर ये रहा इसका आंसर, K318 पे है 9 × 10⁻⁴ पर सेकेंड, रेट कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, ये अगेन केमिकल काइनेटिक्स का है। एक अननोन इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन में रेट एक्सप्रेशन, ये रेट एक्सप्रेशन है, रिवर्स का रेट एक्सप्रेशन बताना है कि F लिख दिया है, मतलब रेट फॉरवर्ड का गिवन है, हमें बैकवर्ड बताना है। तो ये इसको हम कैसे निकालेंगे? तो F रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड, B रिप्रेजेंट कर रहा है बैकवर्ड। तो इसके लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन में पता होती है, कैपिटल K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो होता है रेट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टू द पावर, जितने भी स्टेशोमेट्रिक है वो सारे पावर में चले जाएंगे। यहाँ पे N2 है, N टू द पावर 1, H2O टू द पावर 2, NO है पावर 2, H2 टू द पावर 2। ये आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद KF NO2 हमने उधर लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि F के साथ ओनली एक NO2 है, कि F के साथ सिर्फ एक NO2 को वहाँ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ बचा है N2, H2O टू द पावर 2, H2 टू द पावर 2। KF के साथ चला गया है N2O, इसको वहाँ ले गए और बचे हुए को हमने लिख लिया। थोड़ा सा इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिर्फ NO टू द पावर 2 को यहाँ ले जाएंगे। यहाँ पे क्या बच गया? KB N2 H2O और H2 टू द पावर 2 इक्वल का साइन है। वी नो दैट कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। फॉरवर्ड आ गया है तो यहाँ पे जो बचा हुआ है वो क्या है? रेट ऑफ बैकवर्ड। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 में अभी आया था रिसेंटली, उसका सिमिलर पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन बनाया है। दोबारा से समझेंगे। पहले कैपिटल K लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के बाद जो फॉरवर्ड में है उसको हम सेपरेट कर लेंगे, बचा कुचा होगा वो रेट ऑफ बैकवर्ड आ जाएगा। इसको पॉज करके दोबारा सॉल्व करें।